जय श्री राम भाई लोगों, आई हिमांशु वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल करंट मुद्दे। सो आज की वीडियो में हम सीपीयू के बेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सीपीयू प्री का भी एग्जामिनेशन हुआ था, उसके आंसर की आई है, तो उसमें जितने भी बेस्ट क्वेश्चंस थे क्वांट सेक्शन में वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये इस वीडियो सीरीज़ का पार्ट 1 होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने कल टेलीग्राम पे पोस्ट भी डाला था कि सीपीयू जो है वो हमेशा मेंटेन करता है क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ, और लिटरली सेइंग बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप इनको मिस नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट। आप वीडियो चाहे मत देखो, बट इसकी पीडीएफ जरूर जब भी मिलेगी इसको ज़रूर सॉल्व करना इन क्वेश्चंस को, ठीक है। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं अभी, वो भी क्वेश्चंस करने से पहले एक बार उसको पॉज करना और फिर खुद ट्राई करेंगे, ठीक है, देन उसका सॉल्यूशंस देखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अपकमिंग जो CHSL मेंस होगा और CGL प्री होगा, दोनों में बहुत अच्छे से काम में आने वाले हैं, ठीक है, और बेनिफिट होगा बहुत ज़्यादा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, इन द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ 100 स्टूडेंट बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन मैथ्स एंड साइंस इन एन एग्जामिनेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड विद 60 एज अ कट ऑफ, ठीक है, इन साइंस एंड दोज हु पास्ड 60 एज अ कट ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट। देखो, क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेने का पर्पस सिर्फ इतना सा था कि कन्फ्यूजन दूर की जाए, वो कन्फ्यूजन दूर करते हैं। हमें सिर्फ डिफरेंस पूछा है किस किस का, कि वो बच्चे जिन्होंने 60% कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करा है, गेन करा है साइंस में। देखो, 60 से अबव वाले बच्चे कौन कौन से हैं, ये वाली लाइन में, ठीक है। इस लाइन में साइंस वाले कौन है, ये है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने साइंस में 60% अबव, है ना, गेन करा है, वो कितने, 43% बच्चे हैं, ठीक है। तो साइंस वाले कितने हो गए, 43%। अच्छा, और दूसरे कौन से, जिन्होंने 60% ऐसे एग्रीगेट प्राप्त करा, यानी टोटल जो एवरेज आया ना उनका सारे सब्जेक्ट मिला के, इन दोनों सब्जेक्ट का मिला के, सारे नहीं, इन दोनों सब्जेक्ट का मिला के वो 39 आया। आप चाहो तो इनको जोड़ के आधा करोगे तो भी 39 आएगा। तो 39 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्या करा है, एग्रीगेट यानी टोटल 60% से अबव गेन करा है, यानी जो टोटल बच्चे हैं, ठीक है, टोटल वो कितने, 39 बच्चे ऐसे, परसेंट नहीं बच्चे, तो 39 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 60% से ओवरऑल दोनों सब्जेक्ट मिला के पास हुआ है, और 43 बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जिन्होंने 60% से अबव मार्क हासिल करें साइंस में। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, जो कि कितना हो जाएगा, 4, यानी ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना किसका पूछा है, 60 एज ए कट ऑफ मार्क्स इन साइंस, जो कि कितना है, 43 बच्चे हैं, 60 कट ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट, जो कि 39 बच्चे हैं, ठीक है। तो डिफरेंस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये काफ़ी फेमस टाइप है, ठीक है, आता रहता है, करते हैं। 57% ऑफ रनिताज वीकली इनकम इज इक्वल टू 76% ऑफ द भास्कर्स वीकली इनकम। तो देखो, ये ना रेशो वेशो लिखना छोड़ दो, ठीक है, कि आप पहले वो लाइन लिख रहे हो फिर उसके बाद दोबारा उनको रेशो में लिख रहे हो, सीधा लिखो कि R अपॉन जो कितना B है वो कितना आएगा, जो भास्कर का जितना परसेंट है वो ऊपर लिखा जाएगा, और जो रनीता है इसका 57 नीचे आएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 4:3, ठीक है। और बाद में जो इनकी इनकम हो गई है, अगर जब मैं रनीता की इनकम जो है 400 से रिड्यूस कर दूँ और भास्कर की जो इनकम है वो नहीं चेंज करूँ, तो जो इनकम का जो रेशो होगा वो कितना हो जाएगा, 6:5, यानी पहले कितना था, 4 से 3 था, बाद में कितना हो गया, 6 से 5 हो गया। कैसे कैसे हुआ है कि ये तो रनीता है और ये क्या है, भास्कर। तो मैंने रनीता की 400 रुपये कम करी है और इसकी मैंने 0 रुपये कम करी, क्रॉस प्रोडक्ट लगाऊंगा, 4 पंजे 20 माइनस 6 थी 18, यानी 20 माइनस 18 इक्वल टू आया 2। तो इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करा, माइनस 5 को माइनस 400 से मल्टीप्लाई करा, कितना आया, -2000, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 2000। हमसे पूछा किसना किसकी है, भास्कर की पूछिए, भास्कर 3 यूनिट है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3K। इट मीन्स ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थीफ वाला क्वेश्चन है, थीफ पुलिस वाला। ये पूरी प्रॉपर वीडियो मैंने करवाया हुआ था, सेम डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। देखो, अ थीफ रनिंग एट 7 km/h इज चेस्ड बाय अ पुलिसमैन हुज स्पीड इज 12 km/h। इफ द थीफ इज 280 meters अहेड ऑफ द पुलिसमैन, देन व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थीफ। देखो, ईजी है, यहाँ पर मेरे पास पुलिस है, यहाँ पर मेरे पास चोर है, ठीक है, 280 मीटर का डिफरेंस है, इसकी स्पीड कितनी है, 5 है, इसकी स्पीड कितनी है, 12 है, ठीक है। अब जब ये कहने का मतलब सिर्फ इतना सा कि 280 मीटर की जो दूरी है वो इस जो स्पीड है, रिलेटिव स्पीड कितने की है, 7 की, नहीं सॉरी ये 7 है ना, हाँ, 5 की रिलेटिव स्पीड से कितनी देर में पूरी होगी, है ना। तो 280 मीटर है, अपने पास स्पीड कितनी है, 5 km/h, मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 25/18 हो जाएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये जो स्पीड आई अपने पास, ये जो टाइम आया, ये टाइम आया, ये देखो डिस्टेंस है, टाइम इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपने पास मीटर में है और टाइम अपने पास किस में, ये सेकंड में आ गया, ठीक है, 5/18। तो ये चीज़ जब अपने पास सेकंड में आई तो अपन इसको अगर मैं 1/60 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मिनट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मिनट में आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सी बात है। तो इससे ये काट दिया, 6 से काट दिया, ये 3 बार काट दिया, ठीक है। तो ये 28 दिया 84, 84/25, जो कि कितना हो जाता है, 3 सही 9/25, है ना। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त के चाप पर बनी जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी एक कॉर्ड है जो कि कहाँ बन रही है, कॉर्ड कहाँ बन रही है अपने पास, एक चाप है, जैसे मान लो ये L लेंथ का है, इस L लेंथ के दोनों सिरों पर यहाँ कॉर्ड बन रही है, ये मेरे पास सेंटर है, ठीक है,
यहाँ से इसको मिला ये रेडियस है, यहाँ से इसको मिला ये रेडियस है। तो मुझे क्या बोला गया कि ये जो कॉर्ड है, मान लेते हैं कॉर्ड का नाम डी दे देता हूँ, ये जो कॉर्ड है डी, ये किसके बराबर है, आर के बराबर। तो आर इक्वल टू डी है, आर बराबर मेरे पास कितना है 21 है, तो सब कितना हो जाएगा 21, ये कितना हो जाएगा 21, ये कितना हो जाएगा 21। तो ये अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। हमारे पास जो ये कॉर्ड की जो लेंथ होती है, ये जो चाप होता है अपने पास, ठीक है, आर्क, ये जो आर्क की लेंथ है इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर क्या होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे जस्ट अपन 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 21, थीटा बराबर कितना है, जो इस एल जो आर्क है इससे बना एंगल है वो कितना है 60, तो 60/360 होगा 1/6। गॉट इट। तो कितना हो जाएगा ये 21 दूनी 42, 7 6 42, तो नीचे से ही कट जाएगा दोनों, तो बचेगा कितना एल बराबर 22। तो एल बराबर 22 ऑप्शन 1 मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन विशेज टू कवर 1 किलोमीटर इन रिवर वाटर, इन स्टिल वाटर ही टेक्स 12 मिनट टू कवर इट, बट इन द फ्लोइंग रिवर ही टेक्स 13 मिनट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर ऑफ द रिवर इज। देखो करते हैं इस सवाल को। यहाँ पर क्या है, मेरे को पता है कि जो ये आदमी है, ये आदमी क्या है, शांत जल में जो स्टिल वाटर है उसमें वो 12 मिनट में पार करता है। यानी 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को, ठीक है, 1000 मीटर को अगर कोई बंदा 12 मिनट में पार कर रहा है, ठीक है, यानी 12 इंटू 60, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकंड में, बट इसके में नीड नहीं है, हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो ये करना नहीं है हमें। तो अगर मैं सीधा सिंपल, अगर मैं आदमी की अगर स्पीड की बात करूँ तो 1 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको वो कितने घंटे में ट्रैवल कर रहा है, 12 मिनट या 1/5 घंटे में ट्रैवल कर रहा है स्टिल वाटर में। तो ये आदमी की जो स्पीड है स्टिल वाटर में कितना है 1/5, यानी कह सकता हूँ 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो ये नदी का जो फ्लो है, ठीक है, स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर है, उसकी स्पीड मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर की जो जर्नी है उसको, 1 किलोमीटर को उसको पार करने में 5 - x टाइम लग रहा है। इससे उसको टाइम कितना लग रहा है, ये चीज़ हमारे पास क्या है, टाइम है। ठीक है, 1/1 - 5 - x ये हमारे पास टाइम है, जो कि किसके बराबर है 13/60 इतने आवर्स के बराबर है। ठीक है, यानी कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जब फ्लोइंग वाटर की मैं बात कर रहा हूँ तो वो आदमी की जो ओवरऑल स्पीड है या रिलेटिव स्पीड है वो 5 - x होगी, क्योंकि देखो टाइम ज़्यादा लग रहा है, यानी वो अपवर्ड जा रहा होगा। तो 1 किलोमीटर जाने में 5 - x की रिलेटिव स्पीड से उसको 13/7 घंटे लग रहे हैं। सिंपल सी बात है, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 60 = 65 - 13x। ठीक है, तो ये x बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा 5/13 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो ये चीज़ ध्यान रखना, ये मेरे पास क्या है, टाइम है यहाँ पर, टाइम ऑफ रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव टाइम कह सकते हो आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जिस भी शिफ्ट में आया होगा, किसी ने अगर करा है ना क्वेश्चन एग्जाम में, भाई सैल्यूट है। ठीक है, Ramanna purchased raw material for a certain price to manufacture a product. However, owing to shortage of labor, 22.5% of the raw material could not be utilized. ठीक है, जो बोलूँ सिंपल सा चुपचाप सुनते जाना। ठीक है, अब नहीं समझ में आया फिर दोबारा वीडियो देखना, अभी चुपचाप सुनो बस। देखो, एक आदमी है या फिर कौन है, रमन्ना जो है, इसने क्या करा, एक जो पर्टिकुलर प्राइस है, मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ एक प्राइस है, उस पर उसने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा है, कच्चा माल खरीदा। ठीक है, गॉट इट। लेबर की कमी हुई, ठीक है, लेबर की कमी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लेबर, उससे क्या हुआ 22.5% जो माल था, ठीक है, वो काम में नहीं लिया गया। समझ रहे हो बात को। तो अगर 22.5% माल काम में नहीं लिया गया तो माल कितना काम में लिया गया होगा, 22.5 माइनस कर दो तो यानी 77.5 काम में लिया गया होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अभी इसके बाद की सुनो, देखो अब क्या बोल रहा है, बाकी तो खराब हो गया। उपयोग किए गए कच्चे माल की लागत, उपयोग कितना करा है 77.5, इसकी जो कॉस्ट है यानी 77.5, इसका 80% जो निर्माण लागत है उसमें रूप में जोड़ दिया गया। इंग्लिश में पढ़ो कि जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड वाज एडेड एज द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितनी थी 100 रुपीज़ थी, इसमें क्या जोड़ा है कि यूज्ड करा गया है जितना रॉ मटेरियल, इसका 80% अगर मैं निकालता हूँ तो वो कितना आ जाएगा, ये गया 0 और 4 बचे, 7 × 56 और 4 60, 6 बचा, 56 और 6 कितना होता है 62, यानी 62 बचेगा। ठीक है, तो इसका 80% कितना होगा 62। अब ये जो 62 है ये किस में जोड़ना है, मुझे इसमें जोड़ना है। ठीक है, तो अब जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी उसमें 62 जोड़ने के बाद जो नई कॉस्ट आई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो कितनी आई 162। इतना समझ में आया। अगर रमन्ना 20% की छूट दे रहा है, ये तो सीपी है, अभी ये सीपी न्यू मान लो, ये सीपी न्यू आया है, सिर्फ बताया गया है कि आपको जो जितना आपने काम मिला उसका 80% आप इसमें जोड़ दो तो आपका सीपी न्यू आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी थी आपको। अभी बोला क्या गया कि रमन्ना जो है 20% की छूट दे रहा है, उसके बाद 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। हमें पता है कि CP/MP क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट जो कि कितना हो जाएगा 80, 100 प्लस प्रॉफिट जो कि कितना हो जाएगा 120, विच इज़ 2/3। ठीक है,
यहाँ से देखो सीधी सी बात है कि जो मेरे पास CP है, ये कौन सा CP है, ये वाला नहीं, ये CP है ये वाला, क्योंकि ये चीज़ करने के बाद ही ये रेशो आया है। ठीक है, ये हिंट दिया गया है कि आप ऐसा ऐसा कर दो, आप 80% जोड़ दो, उसके बाद जो है कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, इसके बाद जो है जो 20% की छूट दोगे तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। इट मीन्स तो CP से MP का रेशो जो है वो कितना आ जाएगा, 2 से 3 आ जाएगा। इट मीन्स 2 यूनिट की वैल्यू 162 दे रखी है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 8 और 1 81 या 243। ठीक है, अब देखो पूछा गया है हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल परचेज्ड, टोटल कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल परचेज जो कि कितना था 100 था, वाज द मार्क्ड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कि कितने टाइम्स था वो, यानी मैं अगर CP ओल्ड जो CP है 100 से अगर 243 का रेशो लूँ तो वो कितने टाइम्स हो गया, ये 2.3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से समझना, सिंपल सी चीज़ थी, यहाँ पर सिर्फ इतना बोला गया था, उसने इनिशियली 100 रुपये का माल खरीदा, उसके बाद कुछ ड्यू टू सम शॉर्टेज ऑफ लेबर क्या करा, जितना माल जितना यूज़ हो पाया 77.5। अब बाद में ये बोला गया है कि जो कच्चा माल की जो लागत थी, यानी जो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट थी जो हमने बची है हमारे पास, उसका 80% यानी 62 जो था वो हमने इनिशियल में ऐड कर दिया, यानी अब आया वो 162। यानी जो अब जो कॉस्ट है ना, ठीक है, वो जो उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है CP जो है कॉस्ट प्राइस जो उस प्रोडक्ट की, अब वो 162 है। अब बोला गया है कि अब जो रमन्ना है ना वो 20% छूट दे रहा है MP पर, और उससे क्या हो रहा है, उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है। कब, जब 162 जो है कॉस्ट प्राइस है, समझना। ठीक है, तो यहाँ से CP अपॉन MP का रेशो जो है 2/3 आया। ठीक है, ये आपको निकालना आता है, लिख देता हूँ वैसे फॉर्मूला जो नए हैं। CP अपॉन MP जो होता है वो क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, और ये कितना होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो डिस्काउंट 20% का था, प्रॉफिट 20% का था, तो 80 से 120 का रेशो आया, तो 2 से 3 आ गया, तो 162 जो है वो 2 यूनिट की वैल्यू है और 3 यूनिट की वैल्यू 243 है। गॉट इट, तो यहाँ से आपका आंसर जो है 2.43 आ जाएगा। काफ़ी अच्छा सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, A can complete a piece of work alone in 200 days while B can complete the same piece of work alone in 100 days in every 3-day cycle। देखो साइकिल कितने की है, 3-day साइकिल है। बोथ A and B वर्क ऑन डे 1, सेकंड डे कौन वर्क कर रहा है, ओनली A, और थर्ड डे कौन बी वर्क कर रहा है, B वर्क कर रहा है। ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता। हाउ मेनी डेज लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने में। देखो समझो, ये A है और ये B है, टोटल काम हमारे पास 200 है, ये 200 दिन में कर रहा है, और ये हमारे पास जो B है वो 100 डेज़ में कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। अब जो 3 डे साइकिल है, ठीक है, साइकिल की बात करूँ तो वो कैसे चल रही है, मैं स्लॉट बना लेता हूँ। पहले डे कौन काम कर रहा है, देखो पहले दिन काम कर रहा है A और B, तो पहले दिन काम कर रहा है A और B, सेकंड डे काम कर रहा है ओनली कौन A, ठीक है, और थर्ड डे काम कर रहा है B। तो पहले दिन कितना काम हो रहा है, 2 A और B दोनों अपनी एफिशिएंसी से वर्क करेंगे, तो टोटल फर्स्ट डे जो है वो 3 काम होगा, सेकंड डे ओनली 1 काम होगा, और थर्ड डे कितना काम होगा, 2 काम होगा। ठीक है, यानी अगर मैं कहूँ कि 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 डेज़ में हमारे पास कितना काम हो रहा है, 6 वर्क हो रहा है। ठीक है, तो 3 डेज़ में 6 वर्क हो रहा है। मुझे कहाँ तक जाना है, मेरे ऑप्शन जो है 99 तक है। ठीक है, तो मैं इसको 99 तक ले लेता हूँ, मिनिमम 99 ही है, तो 99 का ले लेता हूँ, तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 33 से। ठीक है, तो यानी मेरे पास 99 डेज़ तक का अगर मैं वर्क की बात करूँ, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा मेरे पास, 6 18 1, 6 18 और 1 19, यानी 198 वर्क हो चुका है। टोटल हमारे पास 200 वर्क था, 198 वर्क हो चुका है। साइकिल यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि हमने 3 की साइकिल ली है ना, देखो 3 डेज़ में 6 वर्क हो रहा है, तो ऐसे ही साइकिल 33 साइकिल तक, यानी 33 जो डे है उस दिन ये B काम करेगा, उस दिन तक 99 डेज़ हो चुके हैं और 198 वर्क हो चुका है। अब जो काम होगा वो कौन काम करेगा, नेक्स्ट अगले दिन में डे 1, ठीक है, कौन काम करेगा, A भी काम करेगा, बट वो 3 काम कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमें 3 काम करना नहीं है, तो एक दिन में अगर 3 काम हो रहा है तो हमें काम कितना करवाना है, हमें काम करवाना है सिर्फ 2 काम। तो 2 काम जो है कितने दिन में होगा, 2/3 डेज़ में हो जाएगा, सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो हमारे पास जो टोटल वर्क है वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा, 99/2/3 डेज़ में। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन का है। In an election, 12% of the voters in voter list did not cast their vote, whereas 84 voters cast their ballot paper blank. ठीक है, खाली छोड़ दिया उन्होंने। There were only 2 candidates, Ramagya and Shravan. The winner, Ramagya, was supported by 54% of the voters in the list. He got 1456 more vote than the rival, यानी श्रवण से। Find the total number of voter in voter list. देखो सिंपल सी बात है यार, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास जो टोटल वोट्स थे वो 100x थे, ठीक है, उसमें से 12% तो वोटिंग डाला, तो रिमेनिंग कितने बचे, 88%। ठीक है, और जो रमक गया था यहाँ पर, है ना, उसको कितने वोट मिले, टोटल का 54%। तो अगर इसको 54 मिल गए तो बचे किसको, रिमेनिंग वोट किसको मिले होंगे, रिमेनिंग वोट मिले होंगे इस बंदे को जो हारा है, वो कौन है, श्रवण को मिले। तो श्रवण को कितने मिले, 4 और ये 3। ठीक है, तो 34x इसको वोट मिले, बट इसको 34x नहीं मिले, इसमें से भी कुछ वोट्स कम हो जाएंगे। क्यों, कौन से वाले, जो ये 84 लोग हैं, इन्होंने अपना जो है खाली छोड़ा था ना ब्लैंक, तो 80 जिसको 34x वोट नहीं मिले, इसको 34x माइनस 84 वोट मिले। ठीक है, ये तो अनवैलिड है, या फिर मतलब कह सकते हो कि ब्लैंक छोड़ दी तो इसको भी नहीं मिले, इसको तो 54x मिल ही गए।
अब ये कह रहा है कि जो ये रमग्या है ये इससे जीत जाता है 1456 वोटों से, यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा मेरे पास 1456। तो ये आ जाएगा 20x प्लस 84 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1456। तो 20x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी मेरे पास, इसमें से मैं 84 माइनस कर दूंगा तो आया 2, 15 में से 8 गए 7 और ये आ जाएगा 1372। तो मुझे 100x की वैल्यू चाहिए, तो इसको ये 5 टाइम्स हो रहा है तो इसका जस्ट मैं 5 टाइम्स कर दूंगा तो वो कितना हो जाएगा, लिख लो 5 दूनी 10, 1 36, 3 और 13 पंजे 65 और 3 68। तो 68-60 यानी ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये टोटल वोट ये 12% नहीं डाले, उसके बाद ये वोट ए को रमग्या को टोटल का कितना मिला 54%, रिमेनिंग कितना बचा 34x, इसमें से 84 हटा दिए क्योंकि ये किसी ने नहीं दिए, ब्लैंक छूटे थे। तो हारने वाले 34x माइनस 84 मिले, इन दोनों के डिफरेंस की वैल्यू 1456 दे रखी थी, यानी 54x में से अगर मैं ये घटाऊंगा तो ये 34x माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 84 प्लस का आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 1456 है, इसमें से ये माइनस हो गए तो 20x की वैल्यू 1372 और 100x की वैल्यू मेरे पास 68-60 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपने करे होंगे प्रॉफिट एंड लॉस में काफ़ी, बट ये एन वैन दे दिया तो हो सकता है किसी को प्रेशर में किसी से एग्जाम में ये भी ना हुआ हो, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड करा है। देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल के। सिंपल वही चीज़ कि सीपी से एसपी का रेशो में डायरेक्ट लिखूँगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा n/36। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर मैं n पर 20% का प्रॉफिट दे दूँ तो उसके बाद जो मेरा जो एसपी है वो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। यदि मैं n को 6/5 पे सेल कर दूं, ठीक है, n को अगर 6/5 पर सेल कर दूं तो मेरे पास जो वैल्यू है वो 36 आ जाएगी। सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा है सवाल। तो इससे काटा तो 6 आ गया, तो n बराबर मेरे पास कितना आ गया 30, ठीक है। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। चलो ट्रिग्नोमेट्री में ना सच बताऊँ तो काफ़ी अच्छे सवाल पूछे गए हैं, और अब वो वैल्यू पुटिंग पे ज़्यादा काम नहीं करता। होता है कई बार कि वैल्यू पुटिंग लग जाती है, बट आपसे वो चाहता है, वो आपसे डिमांड करता है कि आप इसको डायरेक्ट ही करो, ठीक है। तो बिल्कुल वैल्यू पुटिंग के भरोसे नहीं रहना है, ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और किसी को अगर बिल्कुल ही बेसिक से दिक्कत आ रही, बेसिक से करना है तो बता देना, बेसिक से करवाएंगे। अगर ज़्यादा लोग बोले तो बेसिक से करवाएंगे, वरना तो फिर आप पिनाकल है अपनी 4.0 बुक है, वहाँ से आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं और बताऊंगा जो अभी CHSL के अभी तो की नहीं आई, बट स्टिल मुझे वो याद है क्वेश्चन, तो उसका भी आया हुआ है, वो करना आप अभी। चलो पहले इसको देखते हैं। देखो हमारे पास क्या दे रखा है, tan t या cot t है, ये t नहीं मैं थीटा ही बोलूँगा इसको यार, ये t ठीक है। तो tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1 है, तो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा, ठीक है। ये कितना दे रखा है 1 दे रखा है, ठीक है। इसको अपन ने 1/10 लिख दिया, तो ये होता है sec स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा tan थीटा, है ना। यानी ये हो जाएगा 1/c² और ये हो जाएगा s/c, तो इससे ये कैंसिल, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा sc। अब ध्यान से देखना, अब है मेन काम, हमें इस चीज़ से sin थीटा इंटू cos थीटा से हमें ये चीज़ लानी है। तो ये कैसे लाएंगे हम, देखो मैं क्या करता हूँ, इसको है ना 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा 2sc, ये 2 इंटू sin थीटा cos थीटा बराबर 2, और एक दोनों तरफ जोड़ देता हूँ, इधर भी एक जोड़ा इधर भी एक जोड़ा, तो एक की वैल्यू मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो कितना हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसका होल स्क्वायर खोलोगे यही तो आता है, और इधर कितना आ जाएगा 3, तो sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा √3, और रेसिप्रोकेट करना है तो कितना आ जाएगा 1/√3, ठीक है। मज़ा आया? तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, इतना कोई हार्ड नहीं था, बट ये चीज़ आपको हिट करनी चाहिए थी। हो सकता है वैल्यू पुटिंग में लग जाए, ट्राई कर लेना, लगती है तो। मैंने तो यूज़ करा नहीं इसको वैल्यू पुटिंग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था CHSL में, इसको करते हैं फिर आप वो ट्राई करना खुद। देखो मेरे पास यहाँ पर है ना थीटा जो है वो x है और y है, a है यहाँ पर, ये x है, ये y है थीटा, और ये b वैल्यू है। तो हमें जो है इसकी वैल्यू पूछी है, और हमारा जो आंसर है वो a और b की टर्म में स्क्वायर दे रखा है। हिंट मिल रहा है यहाँ से कि स्क्वायर करना, तो स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, दोनों इक्वेशन का, तो क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर x प्लस कितना आ जाएगा sin स्क्वायर y प्लस कितना आ जाएगा 2 sin x cos x, ठीक है। sin x नहीं sin y यार, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस ये कितना आ जाएगा 2 cos x डॉट cos y, समझे। इसके इक्वल टू में कितना है a स्क्वायर है, इसके इक्वल टू में कितना है b स्क्वायर है, ये अलग अलग इक्वेशन है। तो जब मैं इन दोनों को इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, यानी इसका जो RHS है, ये RHS है, ये इसमें ऐड हो जाएगा इसका स्क्वायर करके, और इसका जो ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड दोनों ऐड हो जाएंगे। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ऐड करूँगा तो 1 आएगा, sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y ऐड करूँगा तो भी 1 आएगा। इधर 2 sin x sin y और 2 cos x cos y ऐड करूँगा तो ये तो अंदर आएगी, और ये मुझसे पूछा है तो इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ, तो ये अल्फा, ठीक है। और इधर क्या आ रहा है मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ रहा है, तो ये 2 अल्फा तो है ही। इधर क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, ये उधर चला गया 2, और अल्फा बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2/2। तो अल्फा तो इसलिए बोल दे, बड़ा सा लिखना पड़ता। तो sin x sin y cos x cos y, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2/2, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी करना कुछ नहीं है,
अपने को दोनों तरफ स्क्वायर करना है और RHS को RHS में ऐड करा, LHS को LHS में ऐड करा, सिंपल सा चीज़ है, अपने आप आंसर दे देगा। ठीक है, अब जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था वो क्वेश्चन आप लिखो। क्वेश्चन था वो tan A अपॉन tan B इक्वल टू स्मॉल a और sin A अपॉन sin B, इसकी वैल्यू थी कितनी b। तो आपको वैल्यू बतानी थी cos स्क्वायर a की। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूँ वैसे मैं, चलो इसके। ऑप्शन ए है a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, सेकेंड है b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1, सी ऑप्शन है b स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 1, और डी ऑप्शन है a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1। भाई ये क्वेश्चन CAHSL का आया हुआ है 5 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो इसको भी ट्राई करोगे आप। 2 क्वेश्चन तो मैंने सेम कराई दिए, ये वाला ट्राई करना। ठीक है, ये वाला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र A और B के B और D वाले 2 केंद्र वर्तों की त्रिज्याएं DA 8 और BC x है। AC दोनों की जो है स्पर्श रेखा है, यानी AC क्या टेंजेंट है बहुत सर्किल की। इफ DB एंड AC इंटरसेक्ट एट पॉइंट E, AE इक्वल टू 12, EC इक्वल टू 18, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन सेंटीमीटर। देखो ये एक सर्किल है यहाँ पर, ठीक है, और एक मेरे पास ये दूसरा सर्किल है, इसी से टच होता हुआ छोटा सर्किल। यहाँ पर ये एक टेंजेंट है जो दोनों को टच कर रही है, ये बड़ा सर्किल है, ये छोटा सर्किल है। देखो आप ये चीज़ देखो कि यहाँ पर DA 8 दे रखी है, हमें BC जो है उसकी जो रेडियस है वो x दे रखी है, और x की वैल्यू जो है ये देखो सारी बड़ी दे रखी है, यानी ये जो पॉइंट होगा यहाँ से और ये बड़ा होगा, और ये जो D है ये छोटा होगा। यहाँ से पता लगा। तो AC टेंजेंट AC ऐसे नहीं खींचनी है, AC टेंजेंट ऐसे खींचनी है, और ना D को यहाँ लिखना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ऑप्शन से पता लग रहा है यहाँ पर कि BC जो है वो क्या है, बड़ा है किससे, DA से। तो बड़ा जो ट्राइंगल होगा रेड वाला वो कौन सा होगा, BC। अब देखो इन दोनों को मैं मिला देता हूँ। अब ये बोल रहा है कि जब आप किसको CA को या फिर AC को जब आप आगे बढ़ाते हो, ठीक है, ये इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पर, BD और AC ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। DB जो है और कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, DB बोल रहा हूँ तो AC बोलूँगा। जब इनको आगे इंटरसेक्ट करवा रहा हूँ मैं तो वो कितना हो जाएगा मेरे पास। ये वैसे डायग्राम उल्टा बनता, मतलब ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है वो इधर बनाना चाहिए था मुझे, बट ठीक है कोई नहीं, समझ जाओगे आप लोग, है ना। तो यहाँ पर ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। AE बराबर 12 है, EC बराबर 18, तो ये हो जाएगी 6, और ये तो x है ही, और ये कितना हो जाएगा, छोटे वाले की 8 दे रखी है तो ये भी 8 हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, हमें तो केवल थेस फॉर्म लगानी है। ये 90 बन रहा है, ठीक है, टेंजेंट और रेडियस से जो बना एंगल है वो हमेशा 90 होता है। तो मैं अगर AE अपॉन AC की बात करूँ और इधर DA अपॉन BC की बात करूँ तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा। AE कितना है, 12 है, AC कितना है, 18 है, DA कितना है मेरे पास 8 है, और BC कितना है वो x है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12। तो x बराबर कितना, 12। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन तो इजी आया यार ये वाला, बट ठीक है, अच्छा क्वेश्चन देना चाहिए था इनको, बट ये भी कैलकुलेटिव ही है थोड़ा सा, तो जिसको कैलकुलेशन नहीं आती। चलो करते हैं इसको। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ 10,192 ड्यू इन 3 ईयर्स। देखो ये जो डेप्ट जो ड्यू दे रखा है ना, ये मेरे पास अमाउंट है, ठीक है, ये अमाउंट ही है मेरे पास, 3 ईयर्स इन 10% सिंपल इंटरेस्ट। देखो अब यार चलो नॉर्मल से मैं बताता हूँ कि जैसे मान लो लेट कर लो कि जो फर्स्ट ईयर की जो इंस्टॉलमेंट है वो 100 है, सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट 100 है, थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट 100 है। ठीक है, अगर मैं ड्यू करता हूँ इसको, ठीक है, मुझे अगर अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट कैसे मिलेगा मुझे, कि अगर मैं इसको 2 साल ना रखता, ठीक है, इसको मैं अगर यहाँ पर ही ना चुका कर यहाँ बाद में देता तो मुझे इस पर एक्स्ट्रा 2 साल का और ब्याज देना पड़ता, जो कि कितना होता, 20% ऑफ इसका, 20% ऑफ 100 का, तो वो कितना होता है 20। अगर मैं इस 100 रुपीज़ को, इस वाले 100 रुपीज़ को 1 साल और रखता, यानी यहाँ सेकंड ईयर में ना दे करके थर्ड ईयर ही देता, तो इस 100 रुपीज़ पर मुझे एक्स्ट्रा कितने रुपये देने पड़ते, 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते, यानी 1 साल का ब्याज देना पड़ता। ठीक है, 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज, वो भी 10% की रेट से, जो कि कितना होता है 10 रुपये होता है। तो टोटल जो ये तो इंस्टॉलमेंट बनती 300, ठीक है, और 30 रुपये और जोड़ दूंगा तो ये टोटल अमाउंट बन जाता है। यानी अगर आप ये पे ना करते तो ये 20 एक्स्ट्रा होता, ये पे ना करते तो 10 एक्स्ट्रा और देना पड़ता, तो 330 एक्स्ट्रा देने पड़ते, जो कि किसके बराबर है, 10,192 के बराबर है। तो 330 अगर 10,192 के बराबर है, तो हमें इंस्टॉलमेंट की एक किस्त पूछी है, यानी एक इंस्टॉलमेंट पूछी है एनुअल। तो 100 की वैल्यू निकाल लो यार, 10,192/33 और 0 दे दो, 33 से भाग, वैसे सीधा देने में क्या दिक्कत है। 33 या 99 होता है, 2 बचा तो 29 में जाएगा, 292 लेंगे तो 1 कैरी हो जाएगा, तो कितना जाएगा, ये 8 बार जाएगा, तो 8 से 24, 240 में अगर 24 जोड़ा तो कितना, 264 होता है, 264 और 92, तो ये कितना है 264, और ये कितना है 292 है, तो ये कितना बच गया 28, तो वापस से 8 बार जाएगा, तो 3088.xx मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि कितना है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको कर लेना सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल था, हो सकता है आप लोग इसमें से कई लोग फंसे हो जिनकी शिफ्ट में आए हुए।
ठीक है, समझाते हैं इसको। इन अ स्वीट 1/3 इज शुगर, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज नाउ 7/6 ऑफ द प्रीवियस प्राइस, व्हाट इज द इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द स्वीट। ठीक है, देखो हमारे पास एक स्वीट है, उसमें क्या है मेरे पास, एक पार्ट तो चीनी है, ठीक है, और बाकी जो टोटल पार्ट है वो कितना है, 3 है ही, समझ रहे हो। यानी अगर मैं शुगर से, ये शुगर है, अगर मैं टोटल का रेशो लूँ, टोटल स्वीट का रेशो लूँ, तो वो कितना आ जाएगा, 1:3, समझ गए। तो अगर इस 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास, 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं 6 लेट कर लेता हूँ कि 6 ही है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, तो ये टोटल स्वीट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। समझ रहे हो बात को। यानी अगर मैं 18 में बात करूँ तो इसमें 18 रुपये जो प्राइस है, डिस्ट्रीब्यूशन बात करूँ तो स्वीट पे जो होगा वो कितना जाएगा मेरे पास, 6 रुपये जाएंगे, ठीक है। शुगर पे मेरे 6 रुपये की कॉस्टिंग आएगी और 12 रुपये जो है अदर मटेरियल है। लेकिन अब ये कह रहा हूँ कि ये जो 6 रुपये है ना, ये अब 7 हो गए, इसका 7/6 हो गया, ठीक है, और ये 12 तो 12 ही है, तो ये 12 ही है, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया, 19 हो गया। यानी आपके पास जो टोटल कॉस्टिंग में इंक्रीमेंट कितना आया, 18 में 1 का इंक्रीमेंट आया, यानी 1/18 का इंक्रीमेंट आया, या बोल सकते हैं कि 100/18% का इंक्रीमेंट आया, जो कि कितना होता है, 100/18%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A length of a side of a equilateral triangle is 18 centimeter and the area of the region lying between the circumcenter and the in center of the triangle is। देखो आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, मैं बता देता हूँ कि पूछा क्या है इसने। जैसे एक ये एक्स सेंटर है, इसको इसको भाई क्या बोलते हैं, इसको परिवर्त बोलते हैं इसको, ठीक है, और ये इसका परिवर्त है, और इसके अंदर एक ट्राइंगल और बना हुआ है, सॉरी एक सर्किल और बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त। इस अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है उसे आर बोलते हैं, और ये जो बाहर वाला है ये यहाँ से यहाँ तक, इसे हम बोलेंगे कैपिटल आर, और इस जो ट्राइंगल है इसकी जो साइड है उसे ए बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एक रिलेशन होता है, आपको पता है, आर की वैल्यू ए की टर्म में क्या होती है, और स्मॉल आर की वैल्यू ए की टर्म में क्या होती है, आपको पता है। आर बराबर होता है a/√3 और कैपिटल आर बराबर कितना होता है, a/2√3। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो a बराबर है वो कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। तो आपको करना क्या है, आपको जो ये रीज़न है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ये वाला जो रीज़न है, ये वाला बताना है आपको, है ना, इस वाले का एरिया, ठीक है, ये जो है दोनों के बीच का एरिया बताना है। तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, वो देखो, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यानी ये वाला एरिया अगर मैं हटा दूँ, ठीक है, ये वाला एरिया हटा दूँ बड़े वाले में से, ठीक है, तो ये बच जाएगा येलो पार्ट, तो पाई ले लिया, है ना, और यहाँ पर मेरे पास कितना बचेगा, 18/√3, तो 18 भी बाहर ले लेते हैं, तो 18 स्क्वायर कितना आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। नीचे क्या बचेगा, 1/√3, तो ये 3 माइनस नीचे इधर क्या बचेगा, 1/3 इंटू 4 12 बचेगा, है ना। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डिसऑनेस्ट डीलर्स क्लेम्स टू सेल हिज प्रोडक्ट एट 24% लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस बट द यूजेज 100 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 200 ग्राम वेट, व्हाट इज़ दिस परसेंटेज प्रॉफिट। ईजी क्वेश्चन है ये, तो आपने करा होगा, ठीक है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें देखो 100 के बजाय अगर 200 के बजाय 100 ग्राम का यूज़ कर रहा है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 100 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम, ठीक है। ये इनिशियल कॉस्टिंग आई उसकी, बेच के बता कितना रहा है 200, तो 100 से 200 हो गया। बट क्या कह रहा है कि भाई मैं अगर है ना 100 रुपये की कॉस्टिंग ले रहा हूँ ना, तो मुझे कितना लॉस हो रहा है, 24% का, यानी इसको मैं 76 में बेच रहा हूँ, ये बोल रहा है वो, समझे। तो इसको मैं कट देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 100 से, यानी जो ओवरऑल जो हमें पूछा है कि एक्चुअल प्रॉफिट क्या है इसका, तो 100 से कितना हो जाएगा, 76 दूनी 152, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 52% का, ठीक है। A certain amount of money becomes thrice in 5 years at compound interest. How many years it will take to become 9 years? देखो thrice in 5 years, 5 years के मतलब 3 गुना हो जाती है ना। 5 साल में 5 ईयर में कितना हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाती है, ठीक है, 3 टाइम्स हो जाती है, 3 की पावर 1 हो जाती है। तो कितने साल में वो 3 की पावर 2 हो जाएगी। तो ये जो 1 होता है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, तो ये जो 1 होगा वो भी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के, तो 5 × 2, ठीक है। तो यानी 10 साल में हो जाएगा खत्म। अगर यहाँ पर पूछता कि 27 टाइम्स कितने टाइम में हो जाएगा, तो 3 की पावर 3, तो वो कितना होता, 3 × 5, यानी कितना 15 साल। यहाँ पर इस केस में 10 मेरा आंसर हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ 7.5 इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ कमोडिटी इनेबल्स द शॉपकीपर टू परचेज 15 kg मोर देन व्हाट ही प्रीवियसली परचेज्ड फॉर द सम ऑफ 7400 रुपीज़। इफ द ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 32.5 ऑन द प्री रिडक्शन कॉस्ट ऑन द कमोडिटी, व्हाट द प्राइस शुड द कमोडिटी बी सोल्ड। देखो 7.5% का क्या है, रिडक्शन आया किसमें, कॉस्ट में। हमें पहले पता है कॉस्ट इनटू कंजम्पशन, कंजम्पशन जो है मेरे पास, ये कंजम्पशन जो है मेरे पास ये कांस्टेंट होता है, और ये टोटल किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, EXP।
तो मेरे पास अगर मैं इसमें अगर डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये इंक्रीज़ होगा, तभी तो ये कॉन्स्टेंट रहेगा। तो अगर मैं कॉस्ट में कितना डिक्रीज़ कर रहा हूँ 7.5, 7.5 को फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, देखो आप यहाँ से पता लगा सकते हो। जैसे 15 की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 है, ये 15 का आधा हो रहा है तो इसका भी आधा हो जाएगा 7.5 के लिए, तो हो जाएगा 3/40, तो कितनी हो जाएगी 7.5% की वैल्यू। तो अगर मैं कॉस्टिंग जो थी मेरी 40 थी, उसमें मैंने 3 की कमी कर दी, तो अब मेरी जो कॉस्टिंग है वो कितनी हो जाएगी 37 हो जाएगी। तो जो मेरा कंजम्पशन होगा, ठीक है, जो मेरा कंजम्पशन होगा वो कितना हो जाएगा 37 से और 40 हो जाएगा, सीधी सी बात, तभी तो एक्सपेंडिचर अपने में कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, तो मेरे पास कितना बढ़ गया कंजम्पशन, पहले 37 यूनिट कंजम्पशन हो रहा था, अब 40 यूनिट कंजम्पशन हो रहा है, यानी 3 यूनिट मेरा कंजम्पशन बढ़ गया, जो कि 3 यूनिट किसके बराबर है 15 kg के बराबर है। यानी 15 यूनिट जो है कंजम्पशन बढ़ा है। इनिशियल कंजम्पशन कितना था, 1 यूनिट की वैल्यू 5 और 37 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 185, यानी पहले कंजम्पशन कितना था 185 था। सो सिर्फ ये बोल रहा है कि पहले अगर कंजम्पशन 185 था, मतलब जैसे कोई वस्तु, जैसे मान लो गेहूँ है कि पहले 185 किलो गेहूँ लगते थे, 7400 रुपये के आते थे 185 गेहूँ, तो ये 1 पर केजी की वैल्यू आ गई। अब इस पर केजी को वो कितने में बेच रहा है 32.5 के प्रॉफिट में बेच रहा है, समझ रहे हो। 32.5 का प्रॉफिट मतलब 65% का था, 65 कितना होता है अपने पास 13/20, तो यानी कितना हो जाएगा 13/40 हो जाएगा ये। तो यानी कितने में बेच रहा है इसको 53/40 में बेचना चाह रहा है। ये पर केजी की वैल्यू है, ये पर केजी का अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, पर केजी का क्या है एसपी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको इससे काटा 4 3 तो 4 8 32 और या 5, तो 185 से 185 कट गया, तो कितना बचेगा 53, तो यानी ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब किस मूल्य में बेचेगा वो 32.5% का, अगर उसको प्रॉफिट करना है सोचे 53 रुपये में बेचना पड़ेगा, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत बढ़िया सवाल था भाई, मैं कह रहा हूँ ना शिफ्ट में काफ़ी अच्छे ट्रिकों के क्वेश्चन पूछे गए, ये भी वैसा ही था। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, इसको ट्राई करो पॉज करके एक बार खुद। मैं इसको क्या करता हूँ के इक्वल मानता हूँ इस वैल्यू को, ठीक है। अब मैं लगाता हूँ कंपिटेंडो डिविडेंडो, तो k/1 लिख सकता हूँ। तो कंपिटेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो मेरे पास यहाँ क्या वैल्यू आएगी cos 13 अपॉन sin 13 आ जाएगा। अब ये मत पूछना कैसे आता है, ये आपको पता होना चाहिए। इधर क्या आएगा k+1, इधर आएगा k-1, ठीक है। इसे हम बोल सकते हैं क्या cot 13। cot 13 को क्या बोल सकते हैं हम 77 डिग्री, समझे। 1077 किसके बराबर है k+1 अपॉन k-1 के बराबर है, तो ठीक है। ये कितना है 1077 है। यहाँ पर अगर मैं दोबारा से कंपिटेंडो डिविडेंडो लगा दूँ तो इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1077 अपॉन 1077 डिग्री -1 इक्वल टू कितना आ जाएगा k, समझ गए। अब यहाँ से मैं 1 को लिख सकता हूँ 1045, तो ये कितना आ जाएगा 1045 + 1077 डिग्री, नीचे कितना आ जाएगा, ये 1 है ना, इसको मैं ये माइनस में कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो ये कितना आ जाएगा 1 - 1077 डिग्री। इसके मल्टीप्लाई में 1 है वैसे, तो इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1045 डिग्री, कोई दिक्कत। सबसे पहले मैंने क्या करा माइनस बाहर लिया, तो इससे क्या बना 1 - 1077 डिग्री। उसके बाद मैंने क्या करा 1077 के जो डॉट में मल्टीप्लिकेशन में 1045 डिग्री लिखा, इट मीन्स 1, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो टर्म बनती है ना, ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका होता है आपके पास 10a + b का फॉर्मूला होता है, ठीक है। 10a + b का फॉर्मूला होता है, तो अगर 10a + b का फॉर्मूला है तो ये 10 किसका हो गया 45 + 77 डिग्री का फॉर्मूला हो गया। तो 10 मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 7 × 4 = 11, 115 7 122, तो ये कितना हो गया 122। तो 10 122 को मैं ये कितना हो गया -10 122, ये माइनस है ना बाहर, तो -10 है। इधर कितना लिख सकता हूँ मैं इसको 122 को 180 माइनस कितना 58, और हमें पता है कि जो 10 180 माइनस थीटा होता है वो कितना होता है -10 थीटा, तो यहाँ से जब माइनस बाहर निकलेगा तो वो कितना हो जाएगा 1058। यानी देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि अगर साइन जो है, लिख लो यहाँ पर वैसे साइड में, नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ थोड़ा सा एक बार इसको। देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि साइन 180 माइनस थीटा है, इसकी वैल्यू साइन थीटा ही होती है। सिमिलरली अगर मैं कॉसेक 180 माइनस थीटा की बात करूँ तो उसकी वैल्यू भी कितनी होती है कॉसेक ही होती है। बट इसके अलावा मैं अगर कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फलन अगर मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, फंक्शन यूज़ करता हूँ, जैसे tan 180 माइनस थीटा है तो उसकी वैल्यू -10 थीटा होगी हमेशा। कॉट की बात करता हूँ सिमिलरली तो ये हो जाएगा माइनस कॉट, ठीक है। कॉस की बात करता हूँ तो वो भी कितना हो जाएगा माइनस कॉस। अगर मैं सेक की बात करता हूँ तो वो भी कितना हो जाएगा माइनस सेक। ये भी समझ लो हो क्यों रहा है शॉर्ट में, वो तो फिर कंप्लीट पढ़ाएंगे तभी होगा, क्योंकि ये जो फंक्शन होता है ना, देखो ये 180 वाली लाइन है, इस 180 लाइन से अगर एक भी थीटा अगर अंदर आ रहा है तो यानी वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के अलावा जो है सब नेगेटिव होता है, यही पॉजिटिव होंगे केवल, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अब 10 यहाँ पर है, 10 का एरिया ये है, जब 10 का थीटा जो है 180 में से मैं हटाऊंगा, समझ रहे हो, 180 में से कुछ थीटा माइनस करूँगा तो 10 जो है नेगेटिव हो जाएगा। अब ऑटोमेटिकली कॉट जो है नेगेटिव हो जाएगा, सेक जो भी नेगेटिव हो जाएगा, कॉस भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और 10 उसका फॉर्मूला लिख लो यार 10a + b का, ठीक है, ये होता है 10a + 10b अपॉन 1 - 10a × 10b,
हमारे वाले क्वेश्चन में जो 10B था वो 45 डिग्री था, इसलिए यहाँ पर 1 आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा था ताकि मैं इस फॉर्म में ले पाऊँ। समझ रहे हो? एक और क्वेश्चन रहेगा, ये और देखो, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। A seller offers a discount of 12% if the total sale price of different product purchased by a single customer is below 300, ठीक है, और अगर डिस्काउंट ऑफ 15% इफ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्ट एक्सीड 300। देखो होल क्या रहा है कि अगर कॉस्टिंग जो है 300 से कमाई, जैसे मान लो मैंने कुछ सामान खरीदा एक मॉल से, मेरी जो टोटल कॉस्टिंग है वो अगर 3000 से कमाई, तो मुझे कितना डिस्काउंट मिलेगा? 12%। यानी मुझे उस जो वैल्यू होगी उसका मुझे 88% ही पे करना पड़ेगा। समझ रहे हो? ये मतलब है। सेकंड केस में कि अगर मेरा जो है ना एक्सीड कर जाता है, मेरा 3000 से मेरा जो भी मेरा परचेसिंग है वो अगर एक्सीड कर गया तो मुझे 15% ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, यानी मुझे मेरी टोटल प्राइस का सिर्फ 85% ही पे करना पड़ेगा। इट मीन्स मैं अगर ज़्यादा खरीदूंगा तो ज़्यादा फायदा है, ये बोल रहा है। यहाँ तक की लाइन कंप्लीट। अब इसके बाद देखो आनंद, देखो इसके बाद वो क्या कह रहा है, जो आनंद है उसको 900 रुपये की जो मूल्य वाली शर्ट है उसको 9% मार्जिन अर्जित करने के बाद बेची गई। मतलब कॉस्टिंग कितनी थी उस शर्ट की जो कॉस्टिंग थी वो कितनी थी? 900 रुपये थी। हमने 9% का मार्जिन लिया। हम अगर सेलर के पर्सपेक्टिव से सोचें तो अगर मैं 9% का मार्जिन बचा रहा हूँ 9% का मार्जिन मतलब 9% का मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, 9% का मार्जिन कमा रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है, मेरा प्रॉफिट होगी। यानी अगर मैं कोई कॉस्टिंग है वो 100 रुपये की है, उसको अगर मैं 109 रुपये में बेच रहा हूँ तो इस केस में मेरा जो मार्जिन है वो 9% होगा। यानी मेरी अगर कॉस्टिंग 900 रुपये है, अगर मैं 900 रुपये, तो अगर मैं 9% का अगर मैं उसमें मार्जिन बचाना चाहता हूँ तो मुझे 109 में बेचना पड़ेगा उसको। तो यानी शर्ट को मेरे को 109/100% में बेचना पड़ेगा। इट मीन्स मुझे इसको 9 × 109 में बेचना पड़ेगा। प्लस साथ में उसने क्या खरीदा, 1900 रुपये वाली जो CP वाली एक जैकेट खरीदी, उसका भी 6% का मार्जिन करा और उसके बाद बेची गई, ठीक है। तो 1900 रुपये वाली जो चीज़ थी उसको मैं 106% पे बेचूंगा, तब जाके उसकी सेलिंग प्राइस आएगी। ये कॉस्ट प्राइस है। जैसे मैं ये चीज़ कर दूंगा तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगी? सेलिंग प्राइस बन जाएगी। यहाँ पर भी ये क्या है? सेलिंग प्राइस बन जाएगी। तो ये जो SP मेरे पास कितना है? 9 × 109 आया, तो ये कितना हो जाएगा? 9 × 81 और ये 981 है। इधर कितना आएगा मेरे पास? 106 को 19 × 114, एक आया 19 को 19 और एक 20, तो 2014, ठीक है। इंडिविजुअल उसने इतने रुपए की पड़ी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 5, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2, तो ये कितने की पड़ेगी टोटल? 2995 की। अब जब आप बिलिंग के लिए गए तब आपके पास जो फाइनल कॉस्टिंग आई इन दोनों शर्ट की वो आई 2995 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद एक ऑफर आया आपके लिए कि अरे सर आपकी जो कॉस्टिंग थी, जो टोटल जो था परचेजिंग, वो आपकी 3000 से कम है, तो हम इस पर क्या करेंगे, आपको 12% का डिस्काउंट दे देंगे। तो वो चीज़ कितने की बिकेगी आपको? 1995 × 88/100 की, जो कि कितना हो जाएगा आपके पास? 2635 रुपये। समझे?